हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी चल रहा है और हम आ चुके हैं पार्ट 4 में, जहां हम बात करेंगे साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में। आई होप टाइप अप्रोच पर बेस्ड थ्योरीज और ट्रेट अप्रोच पर बेस्ड थ्योरीज को आप पढ़ चुके होंगे, अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और नोट्स भी आपने जरूर रिसीव कर लिए होंगे। तो आज का हम वीडियो बिगिन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेहद खूबसूरत सा जो कोट हमारे सामने है उसको जरूर पढ़ेंगे। द मोर यू नो योर सेल्फ is the more patience you have what you see in others। खुद को जानने का प्रोसेस है, सेल्फ एंड पर्सनालिटी का टॉपिक चल रहा है, तो कोट काफी रिलेटेबल है। तो बिना किसी डिले के चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें ये सभी टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होगी हमारी साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में बेसिक ग्राउंड्स जानने से, जो कि साइकोडायनामिक थ्योरी पर बेस्ड है। कि साइकोडायनामिक थ्योरी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। तो पहला पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है कि ये जो अप्रोच है ये एक स्पेसिफिक अप्रोच है। जैसे अभी तक हम टाइप और ट्रेट अप्रोच पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने नोटिस किया था कि डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर डिफरेंट थ्योरीज आती थी, लेकिन साइकोडायनामिक अप्रोच अपने आप में एक इंडिविजुअल अप्रोच है। और इस अप्रोच को क्रिएट करने वाले, या कहना चाहिए इसके फादर जो है वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। ओके, ये एक फिजिशियन थे और ये अपनी क्लिनिक में बैठते थे और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनके लाइफ की बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करते थे। यानी उनका मेंटल स्ट्रेस सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उन्होंने ड्रीम्स में क्या देखा इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करते थे। किसी भी तरह की एंग्जाइटी उनको होती थी पेशेंट्स को, तो उसको वो हैंडल करते थे। करते करते सिगमंड फ्रॉइड ने रियलाइज किया कि जब वो लोगों के थॉट्स को, उनके ओपिनियंस को, उनके जो भी अंदर चल रहा है उन चीजों को एनालाइज करके सोल्यूशन देते हैं, तो वो वर्क करते हैं। इस तरीके से वो अपनी इस चीज को वर्क करते गए और करते करते उन्होंने साइकोडायनामिक अप्रोच को क्रिएट कर दिया। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड की क्रिएट की गई साइकोडायनामिक अप्रोच को उनके बाद न्यू फ्रॉइडियंस ने भी कंटिन्यू रखा। न्यू फ्रॉइडियंस वो लोग कहलाते हैं जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की अप्रोच को फर्दर कंटिन्यू किया। The psychodynamic approach includes all the theories in psychology that see human functioning based upon the interaction of drives and forces within the person। हर ह्यूमन के अंदर बहुत सारी ड्राइव्स, नीड्स होती हैं, बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है इस चीज को समझाया गया साइकोडायनामिक्स के थ्रू, पर्टिकुलरली अनकॉन्शियस एंड बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी। अभी तो ये अनकॉन्शियस जो टर्म है वो शायद इतनी ज्यादा आपको ना समझ में आए, लेकिन अभी अब इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस को क्रिएट किया था, एक काइंड ऑफ एनालिसिस जिसकी हेल्प से ह्यूमन के अंदर अनकॉन्शियस को फिगर आउट किया जा सकता था। और ये इनकी ओरिजिनल साइकोडायनामिक थ्योरी है, जिसको हम साइको एनालिसिस कहते हैं। जो साइकोडायनामिक अप्रोच है एज अ होल इंक्लूड्स द थ्योरीज बेस्ड ऑन हिज ओन आइडियाज। जो सिगमंड फ्रॉइड थे उनके जो भी आइडियाज थे वो जिसके अंदर क्रिएट हुए हैं, समअप हुए हैं, उसी को हम साइको एनालिसिस कहते हैं। ये एक थ्योरी भी है और साइको एनालिसिस ये एक थेरेपी भी क्रिएट की गई थी ओनली बाय सिगमंड फ्रॉइड अगेन। The words psychodynamic and psychoanalytical are often confused. Remember that Freud's theories were psychoanalytic, whereas the term psychodynamic refers to his theories and those of his followers. Psychodynamic एक बड़ी टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर आती है psychoanalytic यानी psychoanalytical theories। फ्रॉइड साइको एनालिसिस बोथ अ थ्योरी एंड थेरेपी। जैसे मैंने आपको बताया, साइको एनालिसिस एक थ्योरी भी है और ऑफ कोर्स एक थेरेपी यानी ट्रीटमेंट की तरह से भी क्रिएट की गई है। उन्होंने कलेक्शन ऑफ थ्योरीज क्रिएट करी विच हैव फॉर्म द बेसिस ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच टू साइकोलॉजी। जब उन्होंने इतनी थ्योरीज क्रिएट करी, उसी से तो साइकोडायनामिक अप्रोच बन पाई। उस अप्रोच के अंदर डिफरेंट थ्योरीज आई, लेकिन थ्योरी सब उन्हीं की थी, किसी और की थ्योरीज नहीं थी। उनकी जो थ्योरी थी वो क्लिनिकली डिराइव थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी उनके पेशेंट्स उन्हें बताते थे और जिस तरीके का ट्रीटमेंट वो उन्हें देते थे, उन्हें ये लगने लगा कि वो लोगों की एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। उन्हें ये फील होने लगा कि जो उनके पेशेंट्स हैं उनके ऊपर उनके सोल्यूशन वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो अवेक हुए और उन्होंने बहुत सारी चीजों को वर्क किया। It's a strongly determinist as it views our behavior as caused entirely by unconscious factor over which we have no control। ये जो थ्योरी है, ये साइकोडायनामिक थ्योरी इस तरीके से वर्क करती है कि हमारे जो अनकॉन्शियस फैक्टर होते हैं हमारी पर्सनालिटी के, अगेन वो क्या होते हैं आगे बात करेंगे, उन पर बेस्ड है। हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स जो होते हैं वो कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर हो जाते हैं और तभी हम चीजों को बहुत तरीके से देख पाते हैं। अभी ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जरूरी है ये समझना कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये 3 टर्म देख रहे हैं और
इन्होंने एक टोपोग्राफिकल मॉडल माइंड का क्रिएट किया था जिसे आइसबर्ग मॉडल भी कहा जाता है। आइसबर्ग इसलिए कहा जाता है कि आप सभी ने टाइटैनिक तो देखी होगी, आपको पता होगा ना कि वो आइसबर्ग जो होता है वो आइसबर्ग जो होता है पूरा टाइटैनिक को डुबो देता है। तो हमें जो यहाँ वहां के लोगों को जो आइसबर्ग जो नजर आता है जिस तरह से भी, वो तो बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे पानी के ज्यादा होता है। आइसबर्ग हमेशा इसी तरीके से होता है कि ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये एक स्मॉल पार्ट है, लेकिन जो नीचे है ना वो ज्यादा बड़ा पार्ट है। हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है वो भी इतना बड़ा होता है जो नीचे होता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हमारा कॉन्शियस होता है जो एक्टिव थॉट्स होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 3 तरीके के हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल होते हैं, मतलब हम किसी चीज को किस तरह से सोच सकते हैं, या तो वो हमारे प्रेजेंट में मौजूद होगी या वो पास्ट में मौजूद होगी या फिर वो करंट हो सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 लेवल डिफाइन करे। एक को कहा कॉन्शियस, जो हम अभी एग्जैक्टली जानते हैं कि हो क्या रहा है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज योर कॉन्शियस स्टेट, यू नो व्हाट यू आर वाचिंग, यू नो व्हाट यू आर स्टडिंग, राइट। प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, द मेमोरीज ऑफ द लास्ट वीडियो। जो भी आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड अबाउट इट, लेकिन जब मैंने आपसे बोला कि आपने जो भी मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो कुछ तो आपके माइंड में आया होगा, कुछ ध्यान में आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और पहला ही वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी बात पे मैं ये भी कहती चलूं, तो प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो है ये आपकी वो थॉट्स हैं जो थोड़ा पीछे के थॉट्स हैं, जिनको अवेक करके आप वापस सामने ला सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस थॉट्स वो होते हैं जो हमारे अंदर डीप रूटेड होते हैं। जिस तरह से ये आइसबर्ग नहीं दिखाई दिया था ना टाइटैनिक को, उसी तरीके से हमें भी अपना अनकॉन्शियस नजर नहीं आता है। वहां पर इतना कुछ है, इतनी सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी की छिपी हुई हैं कि उन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किल को आसान किया साइको एनालिटिकल थ्योरी के माध्यम से सिगमंड फ्रॉइड ने। तो यही हम इस थ्योरी में पढ़ते हैं। ये पिक्चर दोबारा आएगी आपके सामने, बल्कि बार बार आएगी, जब तक मैं आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं कर दूंगी ये पिक्चर आती रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट। उन्होंने कॉन्शियस को कैसे डिस्क्राइब किया, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ विच वी आर अवेयर ऑफ, और ये किस तरह से नजर आता है, एज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। फिर वही आइसबर्ग आ गया जिसने टाइटैनिक को डुबोया था, तो ये आइसबर्ग है। और यहाँ जो है हमारे थॉट्स, परसेप्शन, इमोशंस, प्रेजेंट में जितनी चीजें होती हैं ये सब कुछ हमारे कॉन्शियस लेवल को दिखाती हैं। मैं इस पिक्चर में ही आपको तीनों चीजें क्लियर कर दूं, फिर जो कंटेंट है उससे तो मैं आपको बता ही रही हूँ। अब आता है सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस लेवल में ज्यादातर हमारी मेमोरीज होती हैं और वो चीजें जो हमने शेयर्ड नॉलेज की फॉर्म में या शेयर्ड इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में रखी हुई है। कोई हमें कुछ बताता है तो हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हर वक्त तो उसको रिकॉल नहीं करते रहते, वो कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। जरूरत पड़ने पर वो इन्फॉर्मेशन काम हम ले आते हैं उससे। मेमोरीज भी इसी तरीके से होती हैं, जो भी मेमोरीज हमारी होती हैं वो हमारे पास स्टोर्ड रहती हैं, समय समय पर हमें वो याद आती है। तो मेमोरीज, शेयर्ड नॉलेज, स्टोर्ड नॉलेज, इस तरीके की चीजें, जो भी हमने कुछ भी स्टोर किया है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि हम बाद में यूज करेंगे, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस पे होती है। आप पिक्चर को देखकर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, यहाँ आपको दिखाने के लिए, मेंटल आइसबर्ग दिखाने के लिए इसको इतना बड़ा बना दिया गया है, लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि आइसबर्ग और जो नीचे का, ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है उसके बीच में बड़ी थिन लेयर होगी, है ना। तो कभी ग्लास में पानी भर के देखिएगा, पूरा मत भरिएगा, थोड़ा सा छोड़ के पानी भर के देखिएगा, तो आपको क्या नजर आएगा। इनफैक्ट आई हैव अ ग्लास फॉर यू राइट नाउ, आई एम नॉट रियली श्योर इफ यू विल बी एबल टू सी इट और नॉट, लेकिन जब हम ग्लास में पानी को देखते हैं, क्या अच्छा सा कनेक्शन हुआ है अभी, तो हमें यहाँ पे एक लाइन नजर आती है जो कि काफी पतली सी लाइन है ना। तो वो जो लाइन है वो रिलेट करेगी किसको, इस सबकॉन्शियस लेवल को। उसी तरीके से अब आता है अनकॉन्शियस लेवल, जो हमारे अंदर डीप रूटेड है, बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोरेज है। यहाँ पे क्या क्या आता है, हमारे फियर्स जिन्हें हम दबा के रखते हैं, हमारे वो रिप्रेस्ड इमोशंस जिनको हम छुपा के रखते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, यंग कपल्स जो होते हैं, इफ दे हैव फीलिंग्स फॉर अदर पर्सन, दे डोंट टेल इट टू द अदर पर्सन। अब तो सब लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट वाले हो गए हैं, पिछले पुराने जमाने की बातें कर रही हूँ, दे यूज्ड टू कीप द फीलिंग्स इनसाइड ऑफ देम। इस वजह से वो उनकी मेमोरीज, उनकी फीलिंग्स रिप्रेस हो जाती थी। इरेशनल विशेज, ऐसी कोई इच्छा जो पता है किसी को बोले कैसे, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। ऐसी विशेज, ऐसी बातें जो हमें खुद ही पता है कि नहीं बोलनी चाहिए, उनको हम दबा देते हैं, वो हमारे अंदर चली जाती हैं। अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर्स, there are a lot of sexual desires in among people, जिसको वो अपने अंदर रिप्रेस कर लेते हैं। इमोरटल अर्ज, पता होता है इमोरल है, ये अर्जेस हमें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की इच्छाएं। शेमफुल एक्सपीरियंस, किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसको वो खुद भी रिकॉल नहीं करना चाहता, तो वो सब कुछ उसके अनकॉन्शियस में चला जाता है। ओके, कोई सेल्फिश नीड जो होती है वो भी हमारे अनकॉन्शियस में रहती है।
तो यहाँ पर आने वाली चीजें वो होती हैं जो हर तरीके से छुपी रहती हैं, जिन्हें हम खुद ही बाहर नहीं निकालना चाहते, वो किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर सेव्ड रहती हैं। तो ये 3 लेवल हो जाते हैं, कॉन्शियस विच इज क्लियर, अ क्लियर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग, subconscious level a faded picture of something, and unconscious level a very dark picture of something which you cannot see, right? अब आते हैं, जो मैंने आपको समझाया उसको थोड़ा सा रिटन फॉर्म में है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। प्री कॉन्शियस में क्या क्या थॉट्स और फीलिंग कंटेन करता है, जिसके लिए हम जो हम करंटली तो अवेयर नहीं है, लेकिन जरा सा जोर डालेंगे तो बात याद आ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मेंशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रेजेंटली नॉट थिंकिंग अबाउट योर मोबाइल नंबर। अब आप इसको ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल तो वैसे ही नहीं पढ़ रहे होंगे। नाउ व्हेन आई सेड दिस, यू माइट बी थिंकिंग ऑफ योर मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल 10 डिजिट्स का होगा, ऑफकोर्स सभी का होता है, तो आप उसको रिकॉल करने लगेंगे, आसानी से याद में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैं आपसे बात करने लगी, तो आपको अपना मोबाइल नंबर याद आ गया होगा। तो इस तरीके से माइल्ड इमोशनल एक्सपीरियंसेस इसलिए होते हैं जो जैसे हमें किसी की बात का बुरा लगा, बड़ी जल्दी हमें याद आ जाती है वो बात, अच्छा उसने तो मुझसे ऐसा कहा था, क्योंकि वो माइल्ड इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं भी छुपे हुए हैं। किस सिमिलर सिचुएशन में आए, अपने दोस्त के पास चले गए, तो सारा हमने इमोशन को बाहर निकाल दिया। अनकॉन्शियस जो होता है वो ऐसे मेंटल प्रोसेसेस को स्टोर करता है जो इनएक्सेसिबल हैं। पर क्वेश्चन ये उठता है, अगर वो इतने ही इनएक्सेसिबल हैं तो हमें कैसे पता है कि वो थॉट्स क्या हैं, हमें कैसे पता है कि वो हमारे अंदर हैं? तो आप खुद से पूछिए और सोच के देखिए कि आपके अंदर वो कौन सी चीजें हैं, कुछ आपको याद आ रहा है? अगर आप बिल्कुल चाइल्डहुड में जाएंगे, कोई ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आप कोशिश करेंगे तो याद नहीं आएगा आपको। वो सारी चीजें जो आपके अंदर इतना डीप रूटेड है, उसको आप इजीली रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन ये अनकॉन्शियस जो होता है ना, यही आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैं अभी बोल रही हूँ, क्योंकि इसके ही बेसिस पर मैं आगे आपको बहुत अच्छी बातें समझाने वाली हूँ। फिलहाल अनकॉन्शियस को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते थे सिगमंड फ्रॉइड, और इस पर इन्होंने वर्क भी किया, और इन्होंने ये कहा कि यही तो ह्यूमन बिहेवियर का प्राइमरी सोर्स है, इसी से तो हमारा बिहेवियर शेप होता है। लाइक एन आइसबर्ग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड इज द पार्ट यू कैन नॉट सी। अगर आइसबर्ग के नीचे इतना बड़ा पोर्शन नहीं होता तो टाइटैनिक उस आइसबर्ग को ऐसे बहा देता, साइड में कर देता, लेकिन क्योंकि वो आइसबर्ग इतना बड़ा था इसलिए उसने टाइटैनिक को भी डुबो दिया। बार बार हम वो इसलिए रिलेट कर रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस एग्जाम्पल से कि आइसबर्ग में जो हम नीचे वाला पोर्शन होता है वो जितना पावरफुल होता है, इसी वजह से इन्होंने भी उसको आइसबर्ग से कंपेयर किया, यानी कि हमारा अनकॉन्शियस कितना पावरफुल है। जस्ट टू मेक यू रियलाइज, आई एम जस्ट रिपीटिंग द एग्जाम्पल, ओके। So our feelings, motives and decisions are actually powerfully influenced by our past experience and stored in the unconscious। जो भी आप, जिस तरह से भी आप बिहेव करते हैं, जो भी आपके बात करने का तरीका होता है, जिस तरह से भी आप लोगों के साथ डील करते हैं, ये सब कुछ आपके अनकॉन्शियस से शेप हुआ है। अभी ये बात अजीब लग सकती है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट आप इस बात पे अग्री करेंगे और रियल लाइफ में भी अग्री करेंगे। फिलहाल समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू नीड टू नो इज दैट कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो जिस मॉडल के थ्रू, यानी आइसबर्ग मॉडल के थ्रू डिफाइन किए गए थे, वो कई सारे नामों से जाना जाता है। किसी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड नो इट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो माइंड में रख सकते हैं, दीज आर द नेम्स। टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड, टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की थ्योरीज के अंदर आप इसे पढ़ रहे हैं तो ये पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड है। आइसबर्ग मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, आइसबर्ग एनालॉजी, फ्रॉइड्स आइसबर्ग थ्योरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी कुछ नेम्स हो सकते हैं। आते हैं पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर पर, जिसको सिगमुंड फ्रॉइड ने डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी पर्सनैलिटी 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? इड, सेकंड इज ईगो, एंड थर्ड इज सुपर ईगो। ये तो आप समझ लीजिए मेरा भी फेवरेट टॉपिक है साइकोडायनामिक्स का, ये बहुत मजा आता है पढ़ने में। इड को अगर हम समझना चाहें, ये इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होती हैं, ये तीनों हमारी पर्सनैलिटी के कंपोनेंट हैं। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम इनसे मिलकर बने हैं। थोड़ा सा हमारे अंदर इड हो सकता है, थोड़ा उससे ज्यादा ईगो हो सकता है, बहुत ज्यादा सुपर ईगो हो सकता है, या बहुत ज्यादा इड हो सकता है, थोड़ा सा सुपर ईगो हो सकता है, बहुत कम ईगो हो सकता है। मतलब डिफरेंट रेशियो में हर पर्सन के अंदर ये तीनों पर्सनैलिटी कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इड क्या होता है। जब भी मैं इड की बात करती हूँ, चाहे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाऊँ या ऑफलाइन में, मैं एक टर्म हमेशा यूज करती हूँ कि इड को समझना है तो जिद को समझिए। और जिद तो आप जानते हैं, जिद तो आपने बचपन में कभी ना कभी करी होगी।
ये मैंने आपसे ये कहा, जिद तो आपने बचपन में कभी ना कभी करी होगी, क्योंकि जिद जो है वो बचपन को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई बड़ा पर्सन जिद करने की कोशिश भी करेगा तो वो ये खुद सोचने लगता है कि यार मुझे सब लोग जज करेंगे, क्या बचपना है ये। तो ये पॉइंट कहाँ से आया उसके माइंड में, क्योंकि जो जिद वर्ड है ना वो हमारे बचपने को ही दिखाता है, और यही इड होती है। इड यही है, आपके अंदर कितना बचपना है आप उसी को इड कहते हैं। इट इज द ओनली कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये बचपन से होता है। छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा जिद करते हुए आप देखेंगे, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी जिदें कम होती जाती हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कुछ लोग बड़े होने पर भी जिद पे अड़े रहते हैं, हर चीज में जिद दिखाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि उनके अंदर इड हाई है, दे आर हाई ऑन इड, उनके अंदर ये पर्सनैलिटी कॉम्पोनेंट हाई है। ओके, दिस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज एंटायरली अनकॉन्शियस एंड इंक्लूड्स द इंस्टिंक्टिव एंड प्रिमिटिव बिहेवियर। ये जो वो जिद कर रहे हैं ना बड़े होने पर भी, उन्हें नहीं पता। छोटे बच्चे भी जब जिद करते हैं तो वो नहीं जानते कि हम उन प्लानिंग करके नहीं करते कि आज तो मैं जिद करूंगा। उनके अंदर ये चीज इनकी पर्सनैलिटी का एंटायरली कॉन्शियस होता है, ये वाला कंपोनेंट। और ये सभी साइकिक एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जो कि पर्सनैलिटी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो जिस तरह से हमने आइसबर्ग की बात की थी, उसी तरीके से अगर हम इसको एक क्यूबॉइडल फॉर्म में क्रिएट किया गया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अनकॉन्शियस है सबसे ज्यादा इसमें इड है। ये इड पूरा इनकॉन्शियस के ही टैंक में डूबा हुआ है। सुपर ईगो जो है वो थोड़ा अनकॉन्शियस में भी है और थोड़ा सा यहाँ पर भी है, और ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस में ज्यादा नजर आ रही है। तो यहाँ पे ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस के लेवल पर है और कॉन्शियस में कम है। तो ये तीनों जो होते हैं वो इस लेवल से भी कनेक्टेड होते हैं। आते हैं ईगो पर। इड तो क्लियर हो गया होगा सभी को कि इड तो सिंपल सी चीज है कि जितनी ज्यादा जिद हम करते हैं वो हमारी इड है। ईगो वो है जो जिद नहीं है, समझदारी है, हमें पता है कि ऐसा हो सकता है। अब ईगो इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद रियलिटी। इसको ये पता है कि मैं किसी काम की जिद करूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। बच्चे को जब ये समझ में आने लगता है कि अगर मैंने मम्मी पापा से जिद की तो यहाँ मेरी पिटाई लग सकती है मार्केट में, ऐसे में बच्चे के अंदर ईगो डेवलप होनी शुरू हो गई है। ईगो डेवलप्स फ्रॉम द इड एंड एंश्योर्स दैट द इंपल्सेस ऑफ द इड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर एक्सेप्टेबल इन द रियल वर्ल्ड। बच्चा या पर्सन जो भी है जिसके अंदर भी ईगो डेवलप हो रही है वो इड से ही निकल कर आती है। वो ये समझने लगता है कि अब जिद करने से काम नहीं चलेगा, तो ऑटोमेटिकली इड से ईगो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और उस पर्सन के अंदर ईगो का कंपोनेंट डेवलप होने लग जाता है। अब वही बच्चा टाइम टू टाइम इड ना दिखाकर ईगो को दिखाता है। द ईगो फंक्शंस इन बोथ द कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। तीनों माइंड के तीनों लेवल पर ये जो ईगो होती है वो वर्क करती है। मतलब प्रेजेंट को तो ये ऑफकोर्स समझती है, उसके अलावा पास्ट अगर मेमोरी की बात करें तो उसमें भी ये वर्क करती है और अनकॉन्शियस में भी ये प्रेजेंट होती है। सुपर ईगो, जैसे नाम ही है सुपर ईगो, जब ईगो के आगे हमने सुपर लगा दिया मतलब ईगो से, ईगो के वन लेवल बड़ी कोई चीज सुपर ईगो होगी। सुपर ईगो में मॉरल वैल्यूज भी आ जाती हैं। जब बच्चे ने ये सोचा, जिद करी आइसक्रीम खाने की, तो उसकी इड हो गई। जब उसने सोचा कि अगर आइसक्रीम खाऊंगा, अगर जिद करूंगा तो डांट पड़ेगी, अब उसकी ईगो अवेक हो गई। जब उसने ये सोचा कि बार बार मम्मी पापा को परेशान करना ठीक नहीं है, यहाँ से उसने रियलिटी चेक किया कि भाई लास्ट कंपोनेंट होता है जो ये डेवलप होता है, और वो पर्सनालिटी का वो एस्पेक्ट होता है जो हमारे अंदर मॉरल स्टैंडर्ड्स को अराइज कर देता है कि बाहर जब मम्मी पापा लोग अपने किसी काम से आए हो तो उन्हें जरा जरा सी बातों के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये सुपर ईगो छोटे बच्चों में होती है? आप मुझे आंसर करिएगा कमेंट में। हालांकि वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सुपर ईगो हमें बच्चों में देखने को नहीं मिलती, वो तो इड से ही बाहर नहीं निकल पाते, जिद्दी करते रहते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं तो ईगो तक आते हैं, लेकिन सुपर ईगो आने में वक्त लगता है। मतलब बच्चा 13+ 14+ ये एज का तो कोई फिक्सेशन इसमें नहीं है, बच्चों के एनवायरमेंट और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे फिलहाल। लेकिन सुपर ईगो हम बहुत छोटे बच्चों में नहीं देखते हैं। ओके, तो सुपर ईगो जब एक बार डेवलप होने लगता है, मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं, फिर वो लाइफ लॉन्ग सुपर ईगो धीरे धीरे बढ़ता जाता है हर पर्सन के अंदर, क्योंकि हम सभी अपनी वैल्यूज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि वो इस तरह से चले। अब आते हैं हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर मैंने और भी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं सेपरेट, तो जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। फिलहाल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं? डिफेंस का वर्ड, डिफेंस वर्ड जो आपने सुना है, डिफेंसिव होना, टू डिफेंड समथिंग, बट टू डिफेंड व्हाट? मैकेनिज्म का मतलब होता है स्ट्रेटजीज, ऐसी स्ट्रेटजीज जिसमें हम डिफेंड करते हैं। पर हम क्या डिफेंड करते हैं, किसके अगेंस्ट डिफेंड करते हैं? डिफेंड करते हैं अपनी उन एंग्जाइटी अराइजिंग कंडीशंस के सामने जो भी हमें स्ट्रेस दे रही हैं।
मीन्स जब हमसे कुछ भी ऐसा कोई काम हो जाता है या कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हमें एंग्जाइटी फील हो रही है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते थे मगर हमारी लड़ाई हो गई, अब हमें वो चीज़ एंग्जाइटी दे रही है, तो हम खुद को समझा रहे हैं अरे यार वो तो पर्सन ही ऐसा था, शायद वो यही डिजर्व करता था, ठीक है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी एंग्जाइटी के अगेंस्ट खुद को ही डिफेंड कर रहे हैं, मतलब खुद को ही कुछ समझा रहे हैं, राइट। जब हमें टीचर ने क्लास में डांट दिया कि तुम तो रोज क्लास में लेट हो जाती हो, ये क्या तरीका है, तुम क्यों देर से आती हो, तो आपने एक दिन उन्हें एक्सक्यूज दिया कि मैम वो मेरी बस खराब हो गई थी, दूसरे दिन भी आपने एक्सक्यूज दिया, फिर आपको रियलाइज हुआ कि मैम तो डांटती रहती है, वाकई में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, डिस्टेंस इतनी ज्यादा है तो टाइम तो लगेगा ही, मतलब यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर माइंड फॉर समथिंग विच इट इज नॉट ऑलरेडी रेडी फॉर। आप अपने माइंड को उस चीज के लिए प्रिपेयर करें जिसके लिए वो पहले से तैयार नहीं है। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं जिन्हें हम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, यू कहते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज हम तब करते हैं जब हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं, खुद को। किस चीज से? फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एंजाइटी और गिल्ट विच अराइज बिकॉज वी फील थ्रेटेंड। हम थ्रेटेंड फील करते हैं, या हम किसी चीज की टुवर्ड्स नेगेटिव फील करते हैं, या फिर हमारी ईड और सुपर ईगो जो है वो टू डिमांडिंग हो जाती हैं, तब भी हम ऐसा करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर वर्क करती है, मतलब हम प्लानिंग नहीं करते, ये ऑटोमेटिक होती है। जब हम किसी को एक्सक्यूजेस देते हैं या किसी के सामने कुछ इस तरीके की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो रहा होता है। ओके, तो हम इस केस में क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, बेटर फील करते हैं, ये सच में होता है। बहुत सारी टाइप की ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, लेकिन ये नेचुरल और नॉर्मल होती हैं। इनका यूज करना गलत नहीं है, लेकिन इनका ओवर यूज करने लगना आपके अंदर एबनॉर्मैलिटी की सबसे बड़ी निशानी है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको लगने लगे कि आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। ओके, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जानी चाहिए, वरना ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। अच्छा, ये कुछ हमने कंटेंट है, आप इसको एक बार नजर मार लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग डिफेंस मैकेनिज्म्स आर वेज इन विच द ईगो unconsciously tries to cope with unacceptable desire or impulses। जो भी हमारे अंदर डिजायर्स आ रही हैं, ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स एन अटेम्प्ट टू डील विद और एस्केप फ्रॉम एंजाइटी, ये ह्यूमन का नेचर है। फ्रॉइड डिस्क्राइब्ड वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच पीपल यूज टू रिड्यूस एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके, जो हमारा माइंड हमें जिस बात में तसल्ली करा पाएगा वो बात खुद को एक्सेप्ट कराने में लग जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो टेम्परेरी एंजाइटी को मतलब रिड्यूस करते हैं, एंजाइटी को जो है वो टेम्परेरी टाइम के लिए कम कर देते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते। दोबारा फिर हमें वो बात याद आएगी तो शायद हम फिर डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने लग जाएं। लेकिन इसका जो ऑप्टिमम यूज है, इट्स यूजफुल है, नॉर्मल है, अडेप्टिव है, लेकिन एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो चलिए वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारी होती है, मेरे कम्युनिटी टैब पे इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा जाके। तो अभी फिलहाल के लिए समझते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है। रिप्रेशन, रिप्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म का नाम है। ये एक ऐसी, इसमें हम क्या करते हैं, एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस। जब लोग अपनी किसी ऐसी डिजायर को, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जब हमारे अंदर कोई भी ऐसी डिजायर होती है जिसको हम इतना डिसमिस कर देते हैं कि वो हमें खुद ही याद नहीं रहता, तो ऑटोमेटिकली रिप्रेशन हो रहा है। इस रिप्रेशन को हम डे टू डे लाइफ में नहीं करते, ये कब हो जाता है, कब हमने ऐसे धीरे धीरे करके अपने अंदर उन चीजों को खत्म कर दिया, हमें नहीं पता चलता। लोग अपने अंदर, जैसे कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन के साथ में कमिटमेंट में चला जाता है, रिलेशनशिप में चला जाता है जिसके लिए वो बदलने लगता है खुद को, तो उसने अपनी पर्सनालिटी के जो कंपोनेंट छोड़ दिए, जिसके लिए वो इतना बदलता चला गया, जो चीजें उसने अपने अंदर दबा दी, इमोशंस को, फीलिंग्स को करता चला गया, दबाता चला गया, वो कहाँ चली गई उसे नहीं पता, उसने प्लानिंग करके ऐसा नहीं किया। तो ऐसे में उसने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को रिप्रेस कर दिया और वो सारे उसके अनकॉन्शियस में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। ओके, दे बिकम टोटली अनअवेयर ऑफ द विश ऑफ डिजायर। उन्हें धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि वो इच्छा भी उनके अंदर थी। कई लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए सुना है कि मैं एक पोएट बन, आज मैंने कविता लिखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि मैं कभी कविता लिख भी सकती थी। तो इस तरह की फीलिंग्स जो लोग अपने अंदर दबा देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को जब भी मैं समझाती हूँ तो प्रोजेक्टर का एग्जाम्पल जरूर लेती हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टर की, जिस तरह से प्रोजेक्टर की हेल्प से हम स्क्रीन पर देखते हैं, उसी तरीके से प्रोजेक्शन में भी यही होता है कि हम क्या करते हैं, अपने पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर, अपनी जो चीजें हैं वो दूसरों के ऊपर थोप देना। कैसे? और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टेंडेंसीज होती है, दो तरीके से की जाती है। जब हम प्रोजेक्शन, बाय मीन्स ऑफ प्रोजेक्शन इन इंडिविजुअल, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं फॉर हिज ओन शॉर्टकमिंग मिस्टेक्स, मतलब किसी दूसरे ने कोई गलती करी है तो हम उसको ब्लेम करके अपने आप को बहुत आराम से किनारे निकाल लेते हैं। और दूसरा हम तब कर सकते हैं जब
जब हम दूसरे को उसके अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस के लिए, थॉट और डिजायर के लिए, मतलब वो गलत नहीं है लेकिन हमें तो खुद को सही साबित करना है, तो हम तो उसी को गलत कहेंगे। तो दोनों ही तरीकों से हम यहाँ पर प्रोजेक्शन करते हैं। जब हम दूसरे पर्सन पर ब्लेम करते हैं, जैसे कोई पर्सन जो किसी से बहुत ज्यादा नफरत करता है या लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी देखता है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये कि वो लोगों में नेगेटिविटी देखता है तो वो कहता है कि सब लोग तो हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं। एक्चुअल में नेगेटिव वो खुद है, मगर वो क्या कर रहा है, दूसरों को नेगेटिव बता रहा है। तो दिस इज प्रोजेक्शन। आप अपनी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, तो ये आपका प्रोजेक्शन हो गया। डिनायल इज इजी वन, कंप्लीटली डिसमिस, मानो ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करो कि ऐसा भी है। जैसे किसी पर्सन को कुछ उसकी फिजिकल रिपोर्ट्स के बारे में पता चला, ही डिनाइड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं। तो जिसमें हम कंप्लीटली डिसमिस कर देते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट ही करने से मना कर देते हैं। डिनायल एक तरीके का अबनॉर्मल बिहेवियर के दौरान भी देखी जाती है। जब कोई पर्सन किसी ट्रॉमा में चला जाता है, मान लीजिए किसी पर्सन का कोई लव्ड वन चला गया है दुनिया से, तो वो मानने को तैयार नहीं होता है, तो वो कहता है कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं। तो उस टाइम, वो टाइम जो होता है, वो डिनायल में थोड़ा नॉर्मेलिटी भी नोटिस की जाती है। ओके, तो जब लोग कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं, डिनाई करके खुद को एस्केप करना भी एक है। जैसे कि आप किसी सिचुएशन में थे और आपने कह दिया, आपसे पूछा गया कि यू वर देयर इन द सिचुएशन, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो आपने कह दिया पता नहीं, मेरा तो ध्यान ही कहीं और था। सो दिस इज हाउ यू आर सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, कि कौन इसमें पढ़ के अपने लिए एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। तो यू टुक योरसेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन बाय कंप्लीटली डिनाइंग द स्टोरी। रिएक्शन फॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग। रिएक्शन फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, अपने ऑपोजिट बिहेव करते हैं। ऑपोजिट, जो चीज अंदर चल रही है उसको उल्टी बात करना, और ये एक ऐसी ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है। इससे सफर करने वाले लोग खुद तो कम सफर होते हैं, दूसरों को ज्यादा सफर करते हैं। जैसे वो ये कहेंगे कि मुझे म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, लेकिन वो म्यूजिक ही सुनते होते हैं, पर वो आपके सामने वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो होंगे, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और उनके बिहेवियर में और उनकी बातों में आपको बड़ा ही कहना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। चीजें बिल्कुल एक पेस पे नहीं चलती हैं। A person with strong sexual urges channels his or her energy into religious favor, इस तरीके का जो करते हैं लोग, वो रिएक्शन फॉर्मेशन का भी एक एग्जाम्पल है, राइट। रैशनलाइजेशन इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है, कि जब हम अनरीजनेबल फीलिंग और बिहेवियर देने लगते हैं जो अनएक्सेप्टेबल होता है। जैसे कि अ पर्सन ईट्स द चॉकलेट गिविंग द रीजन दैट इट विल मेल्ट इन द सन इन हिज पॉकेट। एक पर्सन ने कहा मैंने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि ऐसा हो जाता, मतलब गिविंग अ रीजन, गिविंग एन एक्सक्यूज टू बैलेंस आउट द सिचुएशन। बहुत होता है ना ऐसा कि लोग बैलेंस करने के लिए, सिचुएशन के लिए कोई भी एक पॉइंट उठा के उस बात में लगा देते हैं। तो दैट इज व्हाट रैशनलाइजेशन इज। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई एक पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, आप मेरी फोटो को बाद में देखिएगा, वापस डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है एक वीक पर्सन पे, मतलब इधर से आपको गुस्सा आया तो आप उस पर तो दिखा नहीं सकते, तो आपने कमजोर पे दिखा दिया। जैसे एक पर्सन को अपने ऑफिस में अपने बॉस से डांट पड़ी, तो क्या करा उसने, घर आके अपनी वाइफ पे चिल्ला दिया, बच्चों को डांट दिया, पेट के ऊपर चिल्ला दिया। तो वो क्या कर रहा है, इधर से उठा के गुस्सा दूसरी जगह पे लगा देना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अपने पास नहीं रख रहा है, और इससे वो रिलैक्स हो जा रहा है, क्योंकि जो एग्रेशन, जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था, वो निकल के बाहर चला गया। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जनरली लोग यूज करते हैं जब उन्हें पता होता है कि उनको अपने अंदर से एंगर को वेंट आउट कर रहा है, बहुत यूज करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, कि ये पिक्चर यहाँ पे क्यों लगाई है, क्योंकि जब आप नोट्स रिसीव करेंगे तो बड़ी इजीली आप इस डिफेंस मैकेनिज्म की डिटेल्ड वीडियो को देख पाएंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ मैंने डिफेंस मैकेनिज्म के एक एक मैकेनिज्म पर बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल देके बात करी है। डिटेलिंग तो यहाँ भी हुई है, तो आप सोच रहे होंगे वहां कितना डिटेल होगा, तो आप जाके जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। आते हैं स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, या फिर जिसको हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी कहते हैं पर्सनालिटी की, और ये इसका दूसरा एक और नाम भी है। ठीक है। इसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी, और 5 स्टेजेस जो होती हैं, 5 स्टेजेस थ्योरी है ये। और इसके अलावा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब आप ट्रेट थ्योरीज पढ़ते हैं साइकोलॉजी में पर्सनालिटी की, तो ट्रेट थ्योरी में आपके पास 5 फैक्टर थ्योरी आती है, ये 5 स्टेज थ्योरी है। यहाँ पे जो हमारी ह्यूमन की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में बात की गई है। देखिए, एक छोटा बच्चा है जो मिल्क पी रहा है, उसके बाद एक बच्चा जो है मूवमेंट, मोशन की फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये बच्चा कुछ सोच रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है। ये बच्चा खेल रहा है, और यहाँ पे आप एक कपल को देख सकते हैं। तो क्या है ये सब, आइए जानते हैं डिटेल में। फ्रॉइड जो थे, उन्होंने ये माना कि जो पर्सनैलिटी है वो हमारे चाइल्डहुड की डिफरेंट स्टेजेस का एक समअप है। जैसे हमारा बचपन गुजरा, जैसे हमने चीजें देखी, उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो हमारी प्लेजर सीकिंग एनर्जीज होती हैं, वो हमारी इड को फोकस करती हैं
कि वो हमारे एरोजेनस एरियाज पे फोकस करे। एरोजेनस जोन जो होती है वो हर एक उम्र में अलग होती है। जैसे बच्चा जिस काम को करने में भी प्लेजर फील करेगा और जहाँ पे फील करेगा, अगर वो अंगूठा चूसने में प्लेजर फील कर रहा है तो उसका अंगूठा या सकिंग का प्रोसेस जो है वो एरोजेनस जोन हो जाएगी। अगर बच्चा जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में बड़े होकर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी इसके लिए एरोजेनस जोन हो जाएगी। तो इस तरीके से 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी गई, जो कि 5 हैं: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनिटल। इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। लेकिन साइकोसेक्सुअल एनर्जी, जिसे हम लिबिडो भी कहते हैं, वो हमारे बिहेवियर के पीछे का ड्राइविंग फोर्स कहा गया। मतलब ये लिबिडो क्या है? ये लिबिडो वो एनर्जी है, साइकोसेक्सुअल एनर्जी, जो हमें किसी भी बिहेवियर को करने के लिए एनफोर्स करता है। तो दैट इज व्हाट लिबिडो इज। साइको एनालिटिकल थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि पर्सनैलिटी इज मोस्टली एस्टैब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 5। हमारी जो, हालांकि बाद में इस थॉट को डिस्कार्ड किया गया था कि इतना जल्दी नहीं हो सकता, रियल लाइफ में भी देखें तो इतना नहीं होता है, लेकिन ऐसा एक थॉट दिया गया था। आते हैं ओरल स्टेज पे, जो बच्चे के दुनिया में आते ही और उसके 18 मंथ्स तक का जो पीरियड होता है, ऐसा बच्चा ओरल प्लेजर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। सकिंग, बच्चा थम सकिंग करता है, आपको पता है हर चीज वो इनटेक मुंह के थ्रू ही करता है। तो माउथ उसका एरोगनस जोन हो जाता है, जहां पर उसको लिटिल ग्रेटिफिकेशन कैन रिजल्ट इन एन ओरल फिक्सेशन और ओरल पर्सनैलिटी विच इज एविडेंस बाय अ प्री ऑक्यूपेशन विद ओरल एक्टिविटीज। मतलब बच्चा बहुत ज्यादा ग्रेटिफिकेशन फील करता है ओरल एक्टिविटीज में। दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मे हैव अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू स्मोक, ड्रिंक अल्कोहल। जिनके अंदर ये वाली स्टेज पे जो बच्चे फिक्सेट हो जाते हैं, वही बड़े होकर स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरीज में क्लियर किया है। ऑन द अदर हैंड, दे मे ऑल्सो फाइट दीज अर्जेस एंड डेवलप पैसिमिज्म एंड एग्रेशन टुवर्ड्स अदर्स। और ये भी हो सकता है कि बच्चे बहुत ज्यादा पैसिमिस्ट हो जाएं, बहुत एग्रेसिव हो जाएं। इस तरीके का बिहेवियर ओरल स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ओरल स्टेज में इस तरह से होता है। एनल स्टेज की बात करें तो ये 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स के पीरियड में होता है। द चाइल्ड्स फोकस ऑफ प्लेजर इन दिस स्टेज इज ऑन एलिमिनेटिंग एंड रिटेनिंग फीसेस थ्रू सोसाइटीज प्लेजर प्रेशर मेनली वाया पेरेंट्स। द चाइल्ड हैज टू लर्न टू कंट्रोल एंड स्टिमुलेशन। बच्चे को ब्लैडर मूवमेंट करना सीखता है, यूरिनेशन डेफिकेशन में खुद से सीखता है। मतलब उसकी मम्मी कहती है बेटा अब तो बड़े हो गए हो, अब आपको वॉशरूम खुद जाना चाहिए, आपको खुद से करना चाहिए। बच्चा जो है उसके अंदर इट बहुत हाई होता है, तो वो चाहता है कि मम्मी मुझे बार बार वॉशरूम तक लेके जाएं, पॉटी कराएं। लेकिन उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा सीखे। तो यहाँ पे थोड़ा क्लैशेस होते हैं पर्सनैलिटी में। और एक बच्चे के अंदर अच्छी चीजें जो डेवलप होती हैं वो क्लीनलीनेस, परफेक्शन, कंट्रोल, एनल रिटेंटिव, एनल एक्सप्रेसिव भी बच्चा होने लगता है। और लेकिन अगर इसका जो स्पेक्ट्रम बदल जाए तो बच्चा मैसी और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। यही वो एज होती है जब बच्चे को अपने जो ब्लैडर मूवमेंट है उस पर अगर फोकस कराना सिखाया जाए तो बच्चा आगे चल के एनल स्टेज से क्लियर करके आगे बढ़ जाता है। आती है फैलिक स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब बच्चा जेनिटल्स पे फोकस करता है। बच्चा ये समझने लगता है कि मेरी बॉडी में, जब बॉयज बड़े होते हैं, गर्ल्स धीरे धीरे बड़े होने लगती हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हम बॉडी ऑर्गन्स की वजह से डिफरेंट है। वाई एम अ बॉय एंड वाई एम अ गर्ल, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और इस तरीके से इस स्टेज में बच्चों के अंदर अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर डेवलप हो जाती हैं। अपने मदर और फादर के लिए, ऑपोजिट सेक्स के लिए जो है वो डेवलप हो जाती हैं। जो बॉय होता है वो अपने फादर को एज अ कॉम्पिटिशन देखने लगता है और मदर से अफेक्शन करता है। अगर आपके घर में कभी छोटे बच्चे होंगे तो ये एक फेज होता है जो हर बच्चे के टाइम में आता है कि जो छोटी बेटियां होती हैं वो फादर की तरफ ज्यादा ड्रिवन होती हैं। बट जिस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने इस चीज को डिस्क्राइब किया था वो हम रियल लाइफ में नहीं देखते हैं। मीन्स उनका पूरी तरीके से फोकस ये था कि इस टाइम पर बच्चा जो होता है वो फादर के लिए इतनी ज्यादा हेट क्रिएट कर लेता है कि उसको ये लगता है कि ही इज नॉट माई फादर, ही इज समबडी, मतलब जो मेरे दुश्मन है। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, उतना उस लेवल पर बच्चे के अंदर वो नोटिस नहीं करते हैं। गर्ल्स डोंट लव देयर मदर्स इन दिस पीरियड एंड बॉयज डोंट लव देयर फादर इन दिस पीरियड। ये ऐसा फेज होता है जब ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बच्चों में डेवलप होता है और थोड़े टाइम के बाद ये कॉम्प्लेक्स खत्म भी हो जाता है। लगभग 3-4 साल के लिए कॉम्प्लेक्स बच्चों में देखने को मिलता है। और इसका जो कुछ अमाउंट है जिनमें रह जाता है, वो बेटे जो होते हैं वो माँ के हमेशा लाडले रहते हैं और जो बेटियां होती हैं वो हमेशा पापा की परी बन के रहती हैं। तो इस तरीके से ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बॉयज के लिए होता है। सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी एक माइथोलॉजी है ये पूरी। इसमें स्टोरी है कि एक किंग थे, उनके जो बेटे थे उन्होंने उनको मार दिया बिकॉज ही स्टार्टेड हेटिंग हिज फादर, और क्योंकि ही वांटेड टू मैरी हिज मदर। सो द स्टोरी लुक्स वेरी वियर्ड इन द सेंस, बट द स्टोरी इज ग्रीक स्टोरी है ये। तो वहीं से ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को क्रिएट किया गया और ये स्टोरी को उन्होंने यूज किया है सिगमंड फ्रॉइड ने।
और गर्ल्स भी सिमिलर सिचुएशन में जाती हैं, जब जिसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज फॉर बॉयज एंड इलेक्ट्रा इज फॉर गर्ल्स। अब आती है लेटेंसी स्टेज। ये वो स्टेज होती है जब बच्चों एज 6 से प्यूबर्टी का पीरियड होता है। इस टाइम पर बच्चे पूरी तरीके से सेक्सुअल अर्जेस से में रिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा ही जो फेज होता है वो अपना फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ चल रहा होता है। ओके, और इस टाइम पर जो बच्चे हैं वो सेम सेक्स वाले पीयर्स के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। गर्ल्स जो है वो गर्ल्स के साथ दोस्ती करना पसंद करती हैं, बॉयज बॉयज के साथ। जेनिटल स्टेज आती है जब प्यूबर्टी का पीरियड आ जाता है। ये फाइनल स्टेज होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जो प्यूबर्टी के ऑनसेट से स्टार्ट होती है व्हेन सेक्सुअल अर्जेस आर वंस अगेन अवेकन्ड। और इस बार प्यूबर्टी के बाद का ये पीरियड होता है, तो अनकॉन्शियस में ना होके ये सेक्सुअल डिजायर्स कॉन्शियस में होती हैं। मतलब बच्चे को पता होता है कि दे हैव अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर आर थिंग्स व्हिच कैन बी डन, और सेक्सुअल अर्जेस जो हैं वो ऑपोजिट सेक्स के लिए बढ़ जाती हैं। और इस तरीके से प्राइमरी फोकस जो होता है वो जेनिटल्स की तरफ हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट की बात करेंगे जो ये नीचे चला गया है, आइए देखते हैं क्या। लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट, जिसके साथ आज का ये वीडियो हम खत्म करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट क्या होती हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट्स को हम सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स भी कहते हैं। आर द लाइफ इंस्टिंक्ट्स आर दोज व्हिच डील विद बेसिक सर्वाइवल प्लेजर and reproduction. These instincts are essential for sustaining the life of individual as well as for the continuation of species. Life instincts वो होती हैं जिनको हम sexual instincts भी कहते हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे जनरेशन के फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी हैं। तो ऐसी सभी डिजायर्स जो ह्यूमन के अंदर जनरेट होती हैं इन द फॉर्म जो कि एक रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की तरफ लीड कर सके, वो सब लाइफ इंस्टिंक्ट्स में आती हैं। और डेथ इंस्टिंक्ट्स की बात करें तो फ्रॉइड बिलीव दैट पीपल टिपिकली चैनल देयर डेथ इंस्टिंक्ट आउटवर्ड्स। एग्रेशन फॉर एग्जांपल अराइज फ्रॉम द डेथ इंस्टिंक्ट। ऐसे सभी चीजें जो डिस्ट्रक्शन की तरफ हमें ले जाती हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव, तो लाइफ इंस्टिंक्ट है, और डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो सब होती हैं जिसमें हम अपने सेल्फ हार्म, सुसाइड, इस तरीके की चीजें करते हैं, वो कोई भी पर्सन देखता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइकोडायनामिक्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कितना समझ में आया, जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार देते रहिएगा। और आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।